सुबह सुबह प्रेम और नेहा टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी अपनी बहू की खाली प्लेट देखकर सोफे पर बैठा महेश अपनी बीवी सुजाता को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे सुजाता जी, कितनी देर? बहू के प्लेट का पराठा खत्म हुए 5 मिनट हो गए। बहू तो मुंह खोलकर सामने से मांगेगी नहीं, आप तो लेकर आइए। ये सुनते ही सुजाता रसोई से आवाज लगाती है, हाँ जी अभी आई। सुजाता अपनी बहू नेहा को परोसने के लिए फौरन गर्मा गर्म पराठा लेकर बाहर आती है और नेहा के प्लेट में रखते हुए कहती है, बताइए, मैंने तो पराठे बनाकर रखे थे, मुझे लगा जैसे बहू कहेगी मैं पराठा लेकर आ जाऊंगी, वरना एक बार में ज्यादा पराठे प्लेट में रखने से ये होता है ना कि पंखे से पराठा ठंडा हो जाता है, और पराठों का मजा तो गर्मा गर्म खाने में ही है। आप इतना भी मत कीजिए ना मम्मी जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अरे इसमें क्या शर्मिंदा बहू, घर पर रहकर तूने भी कम सेवा नहीं की हमारी, और जब मैं प्रेम के लिए पराठे बना सकती हूँ, उसे बिठाकर खिला सकती हूँ, तो तुझे क्यों नहीं है? ऐसे बहू का शर्माना समझ में आता है, पर प्रेम तूने क्या मुंह में दही जमा कर रखी है? बोल देता कि पराठे खत्म हो गए। हाँ बस मचा दो भोकाल, घूम फिर कर हमें बजाना नहीं भूलती तुम अम्मा। भूलो मत, तुम्हारी इस बहू को इस घर में हम ही लेकर आए थे, और अच्छा है चुप है। जिस दिन ये बोलने लगी ना उस दिन तुम ही कहोगी तुम्हारी लाई हुई टीवी ज्यादा आवाज करती है, चैनल बदल कर प्रवचन पर स्विच लगा दे। खा बहू, पेट भर कर खा, आज इतने दिनों बाद तुम फिर से ऑफिस जाने वाली हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मम्मी जी कि ये डिसीजन ठीक है, मतलब अभी भी आई एम नॉट श्योर। ऐसा होता है बेटा, जब गर्मी की छुट्टियों के बाद फिर से स्कूल खुलते हैं ना तब बच्चे भी स्कूल जाना नहीं चाहते। तो तूने तो पूरे 3 साल की छुट्टी ली थी बहू। विनायक की फिक्र मत कर, विनायक के साथ मैं हूँ, तेरी सास है, हम मिलकर संभाल लेंगे हमारे पोते को। तू आराम से ऑफिस जा। और आए दिन जो मेहमान आते रहते हैं पापा जी, हमारे यहाँ तो वर्किंग बहू को कितने ताने मिलते हैं, ये तो आपसे छिपा नहीं है। तो शादी के बाद भी तो तुम काम कर रही थी, किसी को खबर लगने दी क्या हमने? क्यों टेंशन लेती हो? लोगों की सुनना छोड़ो, जब तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे साथ है तो फिर किस बात की टेंशन। ये लो मिठाई खाओ और अपने ऑफिस के बारे में सोचो। नया ऑफिस, नए दोस्त, हाय हाय मैडम के तो ठाट है भाई। आज अपनी डिलीवरी के पूरे 2 साल के बाद नेहा फिर से ऑफिस जा रही थी, और वो भी इसलिए हो पा रहा था क्योंकि उसकी सास रसोई संभालने को तैयार थी और उसके ससुर उसके बेटे को। ऑटो रिक्शा में अपने ऑफिस जा रही नेहा अपनी माँ को फोन मिलाती है। कभी कभी तो लगता है कि मैंने पिछले जन्म में सोना दान किया था मम्मी, जो ऐसा ससुराल मिला है मुझे। एक तुम थी जो उंगलियों पर मार मार कर मुझे पराठे बनाना सिखाती थी, और एक मेरी सास है जो खुद मुझे पराठे बना बना कर खिलाती हैं। वहां अगर मैं स्लीवलेस पहन लेती थी तो पापा कहते थे रिश्तेदार क्या कहेंगे, और यहाँ मेरे ससुर जी कहते हैं तुम्हें जो करना है करो बहू, रिश्तेदारों से मैं निपट लूंगा। कर ले ससुराल वालों की तारीफ, तेरी दुश्मन थोड़ी ना हूं मैं। अब सबकी किस्मत तुझ जैसी तो होती नहीं बेटा। अच्छी और बुरी शादी में तिल और फोड़े जितना ही फर्क होता है। अगर तिल होठों के पास निकल आए तो ब्यूटी स्पॉट बन जाता है, और वहीं अगर फोड़ा निकल जाए तो दाग। अब फोड़ा होगा ये पिंपल ये तो मुझे पता नहीं था, तो ट्रेनिंग तुझे मैंने ऐसी दी कि दोनों ही हालातों में आगे तुझे प्रॉब्लम ना हो। अरे अरे मम्मी तुम तो सीरियस हो गई। चलो मेरा ऑफिस आ गया, मैं फोन रखती हूँ, और हाँ ऑफिस आज में मुझे कॉल मत करना। आज नेहा का अपने ऑफिस में पहला दिन था और वो पूरे मन लगाकर काम करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही लंच ब्रेक खत्म होता है उसके फोन की घंटी बजती है। बोला था ना मम्मी की कॉल नहीं करना, फिर से कॉल कर दिया। बिना फोन को देखे ही नेहा कॉल उठाकर फोन कान पर लगा लेती है, पर उस तरफ से आवाज आती है उसकी बुआ सास की। बुआ जी आप अचानक कैसे याद किया? अरे कैसे क्या होता है बहू, कह दे अपनी सास से कॉल आ रही हूं मैं। क्या? बेचारी नेहा, जितनी जल्दी उसने जॉब ज्वाइन की थी उतनी जल्दी ही जॉब को बाय बाय कहने का वक्त आ गया था। रिजाइन कर दिया? तो और क्या करती पापा जी, इसके पहले जब बुआ जी आई थी तो कैसे उन्होंने मेरी बैंड बजा कर रखी थी, मुझे याद है। और वो आती है ना तो कोई एक दिन में तो जाती नहीं। सॉरी पापा जी, ऐसे तो वो आपकी बहन है, पर आप भी जानते ना, अगर वो आई और उन्होंने देखा कि मैं पूरा दिन गायब हूँ और मेरा बच्चा यहाँ है तो क्या बहाना बनाएंगे आप। हर बार तो ये नहीं कह सकते ना मैं मायके गई हुई हूँ। और मम्मी जी को अगर उन्होंने रसोई में काम करते देख लिया ना
फिर तो मम्मी जी से और ज्यादा काम करवाएंगी। ठीक ही किया बहू तूने। चल अब तैयारी कर मेरे ननद के आने की। दोनों सास बहू मिलकर बुआ जी के लिए गेस्ट रूम तैयार करने में लग जाती है कि तभी सुजाता के फोन की घंटी बजती है। अब मैं कल आऊंगी तो आप मेरे खाली हाथ तो पैर लगेंगी नहीं भाभी, कुछ ना कुछ तो हाथ रखेंगी ही मेरे। तो मैं क्या कह रही थी, अगर मेरे लिए साड़ी लेनी हो तो लाल रंग की लाइयो, और बेडशीट लेनी हो तो वो जो नवा रंग आ रही हो ना, जो ब्राउन भी लागे हल्का हरा भी, वही ले जाओ। वो काय है ना, मैंने अभी अपने कमरे में पेस्टल कलर करायो है तो साथ में सही जाएगा। नहीं तो फिर काय होता है कि आपकी दई चीजें मेरे मन मुताबिक होती नहीं है, फिर मुझे काम वाली को दई नहीं पड़ती है। अब आपके भी तो पैसे लग जाते हैं और मेरा भी मन नहीं पड़ता, तो मैंने सोचा सामने से फोन करके बता देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, बिल्कुल ठीक किया आपने जो सामने से फोन कर दिया। पराई तो है नहीं आपकी जो मन की इच्छा जताने के पहले सोचना पड़े। ठीक है, जैसे आपने बोला है मैं साड़ी भी ले लूंगी और बेडशीट भी। अपने मन की सुनाकर बुआ जी तो फोन रख देती है। वही मैं सोचूं, बुआ जी आने वाली है और अभी तक फरमाइश नहीं आई। कसम से मानना पड़ेगा बुआ जी की गट्स को भी। वो क्या कहते हैं, प्रेम भोकाल है कसम से। आने वाली गिफ्ट जो पता भी नहीं आएगी कि नहीं, उसके लिए ही पहले से ही डिस्क्लेमर दे देती हैं। और जिस बुआ जी की इतनी चर्चा हो रही थी, वो फाइनली अगली सुबह 9 बजे अपने भाई के घर पहुंच जाती है। अरे महेश कैसो है? प्रेम तो एकदम चकाचक लग रहा है हमेशा की तरह। बस आपकी कृपा बुआ जी, आपको देखकर ही खिल जाता हूं मैं। अब घर में कोई बड़ा आया है तो बच्चों के हाथ में पैसे तो आएंगी, इसी बात पर हाथ में 500 की पत्ती धर भर दो बुआ। बुआ जी से मजाक करता है बेटा, मेरी 50-50 नंद है, तेरी बुआ जी की जेब भरी रहे तो कैसे? उनको देने के बाद बचता ही क्या है मेरे पास? बस दुआएं है तेरे लिए, दुआएं। अरे भाभी, आशीर्वाद लेने की लाइन में इतने पीछे काहे खड़ी हो तुम? इतने दिनों के बाद ननद आई है, पैर भी नहीं छुओगी का? और सर ढककर छूना पैर। सुजाता जरा झुककर अपनी ननद के पैर छूती है। बताओ, यहाँ गिनकर एक ननद है, उसके पैर छूने के लिए भी भाभी से झुका नहीं जा रहा। और वहां मेरे ससुराल में 50-50 ननद है मेरी। दिन भर फर्शी दिखाई देती है मुझे, क्योंकि कभी किसी के पैर छूने पड़ते हैं, कभी किसी के। पर मजाल है कि पैर बोलकर घुटना छू कर उठ जाऊं मैं। अच्छे से पैर छू ना दूं मैं तेरी सुजाता। और इस सब के बाद बुआ जी बैठ जाती है अपनी भाभी के कमरे में, जहां नेहा उसके लिए चाय लेकर आती है। आप जाकर तेरा चेहरा दिखा बहू, कहाँ गुपचुप बैठी थी? अच्छा वो सब छोड़, घड़ी में काय बज रहा है? 11 बज गए का? नहीं 12 बजे है मम्मी जी के। मेरा मतलब है, हाँ 11 बज गए। क्यों, आपको वापस जाना था क्या? बस ये सुनते ही बुआ जी टीवी के सामने सोफे पर बैठ जाती है। अरे भाभी जरा रिमोट पकड़ा ना। वहीं सोफे के हाथ रखने वाली जगह पर रिमोट रखा हुआ है दीदी, हाथ बढ़ाइए मिल जाएगा। मैं यहाँ रसोई में हूँ ना। यही तो अंतर है आप में और मुझ में भाभी। वहां मैं अपनी ननदों को हाथ में पानी का गिलास पकड़ाती हूँ, उनके बोलने के पहले ही सब कुछ सामने हाजिर कर देती हूँ। जबकि मेरी तो 50-50 ननदे हैं, और यहाँ आने के बाद गिनकर एक कप चाय भी नसीब नहीं हुई मुझे, वो भी इस भीषण गर्मी में। यहाँ जून जैसी गर्मी पड़ रही और किसी ने शिकंजी तक नहीं पूछी मुझसे। ये पकड़िए रिमोट बुआ जी, और मैं अभी आपके लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। अरे बाप रे, तुम सबके पैरों में तो घुंघरू ही बंधे रहते हैं का? इतनी हड़बड़ी किस बात की है तुझे? ये टीवी चालू करके दे मुझे। कहाँ चलाना आता ये स्मार्ट हुआ टीवी? अभी तो बुआ जी आई ही थी कि पूरा घर उनकी सेवा में, उनके चरणों में नतमस्तक हुआ पड़ा था। पूरे 2 घंटे टीवी देखने के बाद अचानक ही बुआ जी नेहा को अपने पास बुलाती है। जी बुआ जी। ये लिपस्टिक कुछ ज्यादा ही गाढ़ी नहीं लगा रखी बहू तूने? अब सॉरी बुआ जी, अभी पोंछ देती हूँ। पोंछ रही है? अच्छा, मतलब तुझे भी पसंद नहीं है का ये लिपस्टिक? एक काम कर, मुझे दे दे। तू जानती है ना 50-50 ननद है मेरी, उन्हें ऐसी गाढ़े रंग की लिपस्टिक पसंद आती है। लाकर दे दे मुझे, मैं रख लेती हूँ, वरना बाद में ना तू भूल जाएगी। इसी तरह अपनी बटोरने की आदत से मजबूर बुआ जी कुछ न कुछ बटोरे ही जा रही थी और सभी से अपनी सेवा कराए जा रही थी। इसी तरह 1 हफ्ता निकल जाता है। नेहा अपनी सास के पास जाकर रसोई में उनके कानों में फुसफुसाते हुए कहती है, और कितने दिन बुआ जी रुकने वाली है मम्मी जी?
मेरी लिपस्टिक, आईलाइनर, चूड़ियां सब ले लिया है बुआ जी ने। कुछ और दिन वो रुकी ना तो शायद ही मेरे पास कुछ बचेगा। कभी कभी तो मुझे लगता है 50 ननदें बुआ जी को नहीं, मुझे ही है। ऊपर से मेरे ऑफिस के काम में जो ग्रहण लगा है, क्या कहूँ। अच्छा हुआ जो उस दिन ज्वाइनिंग थी उसी दिन मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। अगर छुट्टी ली होती ना तो लात मारकर बॉस मुझे निकाल देते। एक हफ्ते कोई किसी के घर जाकर बैठता है क्या? अब बैठे तो बैठे, पर इतना काम कौन करवाता है? ऐसे नहीं बोलते बेटा, जो भी है वो तेरी बुआ जी है ना, और मेरी बड़ी ननद। वैसे क्या कह रही थी बुआ जी तुझसे? क्या कहेंगी, सुबह 3 सब्जी बनवा चुकी है, अब कह रही है मिक्स वेज की सब्जी बना लो। मैं क्या कह रही हूँ मम्मी जी, बुआ जी तो ऐसे भी बैठकर टीवी देख रही है ना, तो सब्जी उन्हें ही दे देते हैं, बैठे बैठे काट देंगी। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे बुआ जी तो घर की मेंबर ही है, सब्जी तो काट ही सकती है। और ये खाना खाएगा कौन? उनके भाई भतीजे ही तो। सुजाता कच्ची सब्जियां एक प्लेट में ले जाकर अपनी ननद के आगे रख देती है। दीदी, मैं आपके लिए बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ, आप तब तक ये सब्जियां काट दीजिए। बहू भी काम कर रही है, फिर सब साथ में बैठकर खा लेंगे। 50 ननदे मेरी, अगर इसी तरह मैं भी उनसे काम करवाती ना तो आज 4 गुना शरीर होता मेरा, क्योंकि मेरे पास कोई काम ही नहीं बचता। पर मजाल एक दिन का भी उठवा लूं मैं अपनी ननदों से। अरे भाई, ननद छोटी हो या बड़ी, ओहदा उनका बड़ा ही होता है। और यहाँ तो मैं बड़ी हूँ, ऊपर से इकलौती, फिर भी इतनी सारी सब्जियां लग कर रखती मेरे सामने। अरे गलती कर दी क्या भाभी सब्जी बनाने को बोलकर? क्या सुजाता जी, कभी कभी तो आती है मेरी दीदी, क्या जरूरत थी इनको सब्जियां काटने के लिए देने की? दीदी थाली इधर दीजिए, मैं सब्जियां काट दूंगा, आप आराम से टीवी देखिए। अपनी इकलौती बहन का गुस्सा शांत करने के लिए महेश बुआ जी के साइड लेता है। एक शाम नेहा अपनी सास से कहती है, जब से बुआ जी आई हैं दरवाजे के बाहर पैर रखना भी नसीब नहीं हुआ मम्मी जी। चलिए ना हम कहीं घूम कर आते हैं। बुआ जी भी अपनी बचपन की सहेलियों से मिलने गई हुई है, फटाफट से जाकर आ जाएंगे। सही कह रही है बहू तू। अब दीदी बाहर गई है तो 10 घर जाएंगी और अपनी तारीफ करेंगी, फिर अपनी 50 ननदों के काम गिनवाएंगी, तब जाकर कहीं उन्हें फुर्सत मिलेंगी वापस आने की। ठीक है, चलो मार्केटिंग करके आते हैं। दोनों सास बहू मिलकर चाट पकौड़े उड़ाती हैं और उसके बाद जैसे ही शॉपिंग की थैलियां लेकर सुजाता और नेहा दरवाजे से अंदर आती है, सामने सोफे पर बैठी बुआ जी को देखकर दोनों के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। अरे दीदी आ गई आप? चलिए अच्छा है, वरना अभी आपको ही कॉल करना पड़ता है मुझे। वो मैं बाजार गई थी ना, मेरे मायके में एक शादी है तो गिफ्ट तो देनी ही पड़ेगी। और वही ना, गिफ्ट लेते लेते अपने लिए साड़ी पसंद आ गई। शादी में जाने के लिए साड़ी भी नहीं थी तो ले ली। 2 साड़ियां लाई हूँ, एक आपको अच्छी लगती है तो रख लीजिए। कभी कभी कहते हैं ना, अगर चोरी पकड़ी जाए तो सामने वाले को भी उसमें हिस्सा दे देना चाहिए। सुजाता भी यही करने की कोशिश कर रही थी। ये कहकर सुजाता जैसे ही एक साड़ी अपनी ननद की तरफ बढ़ाती है, आपकी वाली साड़ी दिखाइए तो भाभी, आपकी वाली ज्यादा सुंदर लग रही है। पर नहीं, अब एक साड़ी लेकर अपने ससुराल में कहाँ ही जाऊंगी मैं, पहनने को नसीब ही कहाँ होगी मुझे ये साड़ी। 50 ननद है मेरी, रोज कोई ना कोई आई रहती है, आते ही साड़ी देख लेगी। अब एक को साड़ी दो तो दूसरी नाराज हो जाएंगी। चलिए कोई ना, दोनों साड़ियां ले लेती हूँ, एक से भले 2। ए बहू, तू कुछ लेकर आई क्या? दिखा जरा। मैं तो बुआ जी बाबू के लिए जरा पाउडर और डायपर्स लेकर आई थी। पाउडर तो सही लग रहा है, फायदा करता है क्या बच्चे को? एक काम करिए, मुझे दे दे। अब 50 ननदे मेरी, आए दिन किसी न किसी की गोद भराई की रस्म चलती रहती है। उम्र में भी तो इतना फर्क है सबके, एक तो मेरे बेटे से भी 10 साल की छोटी है। वो तो अच्छा है कि भगवान ने अंतड़ियां शरीर के अंदर दी है, वरना बुआ जी कहती 50 ननदे हैं मेरी, अपनी अंतड़ी दे दे मुझे। ठीक है बुआ जी, ले लीजिए, मैं बाबू के लिए दोबारा ले आऊंगी। उसी शाम सभी के साथ बैठकर बुआ जी पकौड़ों के साथ चाय का मजा ले रही थी। मैं तो अपनी 50 ननदों को हर वैरायटी के पकौड़े बना बना कर खिलाती हूँ। यह नहीं कि आलू के पकौड़े बनाकर सामने रख दिए। वैसे ये भी बुरे नहीं है भाभी, मन छोटा मत करना, बस ऐसे ही बता रही हूँ। तभी वो होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। दरवाजे से अपनी ननद को अंदर आता देख बुआ जी की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो यहाँ है आप भाभी? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको, और यहाँ बैठी हैं आप? अरे आंटी जी, बस आप ही आई है या आपकी 49 बहनें भी? अच्छा, मतलब यहाँ भी 50 ननदों वाली कहानी सुना दी है भाभी आपने?
काहे की 50 ननदे ले देकर एक मैं ही हूँ भाभी की इकलौती ननद। रास्ते चलते किसी को भी हाय हेलो बहन कैसी हो ऐसे बहन बोलकर ननद मान लेगी भाभी तो क्या वो ननद हो जाएगी? और वो भी बस सुनाने के लिए। किया तो भाभी ने आज तक किसी का कुछ नहीं है। आए दिन तो बीमार पड़ी रहती है। अपने ससुराल से आकर खाना बनाना पड़ता है मुझे। क्या? पर दीदी तो कह रही थी वो हथेली पर रखती है अपनी ननदों को। ये ननदों कहाँ से आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक अकेली ननद हूं मैं। पिछले 5 सालों से तो मेरी भाभी ने मुझे राखी के पैसे तक नहीं भिजवाए। ये क्या जी हजूरी करेगी मेरी? उल्टा ऐसे नियम बनाकर रखा है कि घर पर ननद आएगी तो खाली हाथ नहीं आएगी वरना अपशगुन हो जाएगा। जब भी आती हूँ तो इतना लेकर आती हूँ मैं कि क्या बोलूं। और जाते वक्त ना खाली हाथ जाना पड़ता है मुझे। आज तो आपकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई बुआ जी। मुझे नहीं पता था मुझसे भी ज्यादा झूठ बोलने में तेज हैं आप। कसम से भुकाल मचा दिया आंटी जी ने आकर। समाव बांध दी। और बोलिए ना आंटी जी। करेगा बदमाशी तू। दीदी आप दरवाजे पर क्यों खड़ी? आइए बैठिए। बुआ जी आपकी ननद आई है और ननद का ओहदा तो रिश्ते में बड़ा होता है। जाकर जरा झुककर पैर छुए ना अपनी ननद के। ये झुकेगी? अरे फोन भी इसका नीचे गिरता है तो मैं उठा कर देती हूँ। यही जमे रहने का इरादा है क्या भाभी? अपनी तशरीफ उठाइए और चलिए मेरे साथ। बुआ जी तो आज बुरी तरह से शर्मसार हो गई थी। पर कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं। वो कहते हैं ना चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। निकलते निकलते भी बुआ जी टेबल पर पड़ी साड़ी अपने पल्लू में डालकर निकलने लगती है। सुना नहीं क्या दीदी आपने? ननद घर से खाली हाथ जानी चाहिए वरना अपशगुन हो जाता है। साड़ी रख कर जाइए दीदी। आप अपने भाई का अपशगुन थोड़ी ना करना चाहेंगी। यूं तो हर घर में सास बहू की चिकचिकबाजी होती ही रहती है, लेकिन क्या हो जब एक घर में सास बहू के अलावा घर के मर्दों में भी लड़ाई हो। चलिए जानते हैं। नीलम अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करती थी, जिसमें उसकी बहू सौम्या, बड़ा बेटा राजीव और छोटा बेटा वरुण रहते थे। ऐसे ही एक दिन सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी नीलम वरुण की शादी की बात छेड़ती है। राजीव, मैं क्या सोच रही थी कि अब वरुण की अच्छी नौकरी भी लग गई है, वो अच्छा कमाता है, तेरी शादी हो रखी है, साथ ही अब मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है। हाँ माँ मैं जानता हूँ, लेकिन आप ये सब क्यों बोल रही हो? अरे इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वरुण की शादी समय से हो जाए। देख वरुण, मैंने एक लड़की देखी है, पूजा नाम है उसका। लड़की बहुत अच्छी है, एक बार तू भी देख ले, तुझे पसंद आ जाएगी तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। देवर जी, आप वो चीज शादी के बाद भी तो कर सकते हैं ना। वैसे भी अगर लड़की अच्छी हो तो हर मुश्किल चीज आसान हो जाती है। लेकिन भाभी अभी हमारा घर भी नहीं है, अगर मैं शादी करता हूँ तो। अरे तो क्या, और घर में दिक्कत क्या है जो तू शादी के लिए मना कर रहा है? टॉयलेट भैया, बाथरूम। हमारे घर में सिर्फ एक ही टॉयलेट है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ जो भी आएगी उसको टॉयलेट की दिक्कत का सामना करना पड़े जैसे भाभी करती हैं। वरुण की ऐसी बात सुनकर अब सब चुप हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन तभी सौम्या अपने देवर से कहती है, देवर जी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, देखिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और आपकी वाइफ को भी कोई परेशानी नहीं होगी। भाभी, माँ, भैया, वैसे तो मैं यहाँ से जाने की सोच रहा था, लेकिन आप लोग के यहीं पर रहने की जिद कर रहे हैं। जहाँ तूने अपना बचपन गुजारा है तो वहां से जाना चाहता है छोटे? भैया ये जगह सही नहीं है, यहाँ का माहौल और भी बहुत कुछ है जो अच्छा नहीं है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, बस अब इस बात पर और बहस नहीं होगी। ठीक है, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने कमरे में एक टॉयलेट बनवाऊंगा और इस चीज के लिए आप मुझे नहीं रोकेंगे भैया। माँ, अब लड़की को शादी के लिए हाँ कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, इस घर में दूसरा टॉयलेट नहीं बनेगा। इस घर को घर रहने दो, सरकारी शौचालय मत बनाओ, एक टॉयलेट बहुत है। तो ठीक है, जब तक इस घर में टॉयलेट नहीं बनेगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। अरे वरुण, जिद पर मत अड़ जा, इस घर में दूसरा टॉयलेट नहीं बनेगा। इस घर में नहीं बनेगा, लेकिन मेरे कमरे में तो बनेगा ना टॉयलेट। अब तो मेरे कमरे में बना कर रहूंगा। दोनों भाइयों की लड़ाई देख नीलम राजीव को ही समझाती है। अरे राजीव मान जाना, क्यों इस घर में बहस कर रहे हो तुम दोनों? नीलम की बात सुनकर राजीव कुछ नहीं बोलता। नीलम वरुण की बात मान जाती है और इस तरह वरुण शादी के लिए मान जाता है और अपने कमरे में टॉयलेट भी बनवा लेता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ अब वरुण और पूजा की शादी भी हो जाती है।
शादी के बाद पूजा अपने घर को काफी अच्छे से संभालती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन सौम्या अपने कमरे में लेटी अपना फोन चला रही थी। तभी उसकी दीवार से कुछ रेत उसके फोन और सर पर गिरती है। हाँ? मेरे कमरे में ये रेत कहाँ से गिर रही है? सौम्या पलट कर देखती है तो अपनी दीवार पर सीलन देखती है। सीलन की वजह से ही उसकी दीवार की परत टूटकर उसके ऊपर गिरी थी। ये सीलन कहाँ से आ रही है? आज से पहले तो सीलन कभी नहीं आई। सौम्या उस सीलन की शुरुआत देखती है और वो देखती है कि सीलन ऊपर छत से आ रही है और उसके ऊपर वाला कमरा उसके देवर का था। ये सीलन तो देवर जी के कमरे से आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवर जी का टॉयलेट लीक हो रहा है? जो भी है, एक बार ऊपर जाकर पूजा से बात करनी पड़ेगी। इतना बोलकर सौम्या पूजा के कमरे में जाती है, जहाँ वो पूजा से बात करती है। पूजा, तुम्हारा टॉयलेट लीक हो रहा है क्या? हाँ भाभी, वो क्या है ना, पता नहीं कैसे टॉयलेट का नल टपक रहा है, जिस वजह से पूरा टॉयलेट गिला है। मैंने वरुण जी को कहा है शाम को वो प्लम्बर साथ में लेकर आएंगे। वैसे आपको कैसे पता चला कि मेरा बाथरूम? क्योंकि मेरे कमरे में सीलन आ रही है और ये सीलन तुम्हारे टॉयलेट की तरफ से आ रही है, इसीलिए तो तुमसे बात करने आ गई। वैसे वरुण को बोल देना समय से ठीक करवा दे। अगर ये सीलन बढ़ती गई तो तुम्हारे जेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि जब वरुण टॉयलेट की जिद कर रहा था तब इस घर में पहले भी एक बार बहस हो रखी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं वरुण को बोलकर सब ठीक करवा दूंगी। पूजा और सौम्या अब अपनी सास के पास जाते हैं और अपना समय अपनी सास के साथ बिताते हैं। देर शाम जब राजीव घर आता है तो उसकी नजर कमरे में आई हुई सीलन पर पड़ जाती है। सौम्या कहाँ? अंदर तो आना जरा। राजीव की ऐसे गुस्से वाली आवाज सुनकर तुरंत सौम्या अपने कमरे में जाती है। क्या हुआ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये सीलन कहाँ से आ रही है? ना तो बारिश हुई है, ना हमारा छत टपकता है, तो फिर ये सीलन कैसे? अब वो पूजा का टॉयलेट लीक कर रहा है। पूजा ने कहा है कि आज शाम ठीक हो जाएगा। राजीव सौम्या की बात का जवाब नहीं देता और चुपचाप चेंज करने चला जाता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ राजीव के कमरे में सीलन तो बढ़ती जा रही थी। ये देख राजीव अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और वो सीधा वरुण के पास जाता है। वरुण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भैया, बोलिए ना। ऐसा नहीं, तुम मेरे साथ चलो। राजीव वरुण का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आता है और अपने कमरे की सीलन दिखाते हुए कहता है, ये सीलन देख रहा है? अरे तेरे टॉयलेट ने मेरे कमरे की धज्जियां उड़ा कर रख दिया है। बहुत दिनों से शांत हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब तू बता, इसका क्या करना चाहिए? लेकिन मैंने तो नल ठीक करवा दिया है, उसके बाद भी सीलन। अरे कमरे के अंदर टॉयलेट बनवाएगा तो क्या होगा? खुद तो आराम से रह रहा है। जिसको दिक्कत हो रही है उसी को पता है कि वो अपना काम कैसे करता है। अरे अभी मैं ऑफिस का काम कर रहा था, लेकिन ये दीवार झड़कर नीचे गिर गई। अब बता मैं क्या करूं? अरे भैया, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अगर आपको काम करना है तो आप कहीं भी कर सकते हैं। हॉल है, माँ का कमरा है, मेरा कमरा है। मुझे जगह जगह जाकर अपना काम करने की आदत नहीं है। मुझसे मेरे ही कमरे में काम होता है। राजीव की ऐसी बात सुनकर वरुण राजीव की बात को इग्नोर करता है और वहां से अपने कमरे में चला जाता है। वरुण टॉयलेट में जाकर ये चेक करता है कि आखिर सीलन आ कहाँ से रही है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। समय बीतता है और बीतते समय के साथ अब नीलम के दोनों बेटों के बीच रोज लड़ाइयां होने लगी थी। इन लड़ाई को देखकर घर की औरतें भी काफी परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन राजीव और वरुण के बीच लड़ाई हो रही थी। तभी पूजा अपनी सास के पास आती है। माँ जी, मैंने अक्सर सास, बहू, देवरानी, जेठानी में ऐसी लड़ाइयाँ होती देखी है, लेकिन मैं पहली बार इनके बीच में देख रही हूँ। हमें इनकी लड़ाई सुलझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, पूजा बिल्कुल सही कह रही है। अगर हमें इस घर में शांति चाहिए तो हमें इनका सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। अरे वाह, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर इन सबको मैं क्या करूं जो ये दोनों इस तरह लड़ना बंद कर दे। आइडिया माँ जी। दीदी, मैं इन दोनों की लड़ाई में कूद रही हूँ, बीच में आप दोनों अपनी अपनी राय देना, ठीक है? इतना बोलकर पूजा उन दोनों की लड़ाई में घुस जाती है। भैया, आप वरुण पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे जब पहले सीलन हुई थी तो इन्होंने ठीक करवा तो दी थी, उसके बाद भी आप इन्हीं बोल रहे हैं। देखो पूजा, हम दोनों भाइयों के बीच में तुम बताओ, समझी? ऐसे कैसे ना हो? अरे आप मेरे पति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं चुपचाप सुनती रहूं? अगर नहीं सुनना तो मत सुनो, लेकिन अपनी हरकत सुधार लो, समझी? तुम लोगों की वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही है। इस तरफ घर में सब एक दूसरे से लड़ जाते हैं। तभी बीच में नीलम कहती है,
अरे बस भी करो तुम चारों, जब देखो लड़ते रहते हो। हर घर में लड़ाई होती है लेकिन कोई भी तुम लोगों के जैसे नहीं लड़ता। अरे टॉयलेट ना हुआ, जान की आफत आन पड़ी है। वरुण, तेरे बाथरूम की वजह से राजीव के कमरे में सीलन आ गई है, इसलिए उसके कमरे को ठीक करवाने का काम भी तेरा है, और साथ ही तुझे अपना टॉयलेट भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब अगर किसी ने कोई भी बहाना लेकर लड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नीलम के गुस्से के आगे सब चुप हो जाते हैं, और होता भी कुछ वैसा ही है जैसा नीलम कहती है। और इस तरह अब सब शांत हो जाता है। वरुण भी अब अपने भाई का कमरा ठीक करवा देता है और अपने टॉयलेट को मेंटेन करने लगता है। इस तरह फिर कभी उन भाइयों में लड़ाई नहीं होती, और आखिरकार पूजा का आइडिया काम आ ही जाता है, जिसके बाद अब सब सुकून से रहते हैं। किसी की वजह से अगर कोई काम रुकता ही चला जाता है तो लोग उसे पनौती कहने लगते हैं। अरे आज हम लोगों की जूस की फैक्ट्री का माल ट्रक में लद कर शहर जा रहा है, डिलीवरी होते ही पेमेंट भी आ जाएगी। लाखों रुपए का माल है। लेकिन थोड़ी ही देर में रितु का पति दौड़ता हुआ आता है। पिताजी, वो जूस से भरा ट्रक पलट गया, सारा जूस पास की नाली में बह गया। हे भगवान, तेरी शादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं तो बोल ही रहा था कि इस लड़की की कुंडली बनवा लो, देखा आए दिन नुकसान। बेचारी रितु पर्दे के पीछे से ससुर की बात सुन रही थी, लेकिन करती भी तो क्या, कहती भी तो क्या। अरे रितु, क्यों उदास होती हो? मुझे भरोसा है तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। अरे मेरे पैर में चोट लग गई है, रितु जरा चल डॉक्टर को दिखाते हैं। रितु सास के साथ डॉक्टर के घर जा ही रही होती है कि उसका पैर फंस जाता है और वो सास पर गिर जाती है। हाय रे, पहले से पैर टूटा था, अब ऊपर से मेरे ऊपर गिर गई। भगवान उठा ले मुझे, भगवान। कोई उठाओ तो मुझे। हाँ सासू माँ, लाइए हाथ दीजिए, यहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे अब तो डॉक्टर भी चला गया होगा। अरे इस लड़की के कारण पता नहीं मैं अपने पैरों पर खड़ी भी हो पाऊंगी कि नहीं। माँ, बहुत घबराहट हो रही है। कल मेरी अपनी खुद की फैक्ट्री शुरू होने वाली है, पता नहीं कैसा रहेगा मेरे लिए बिजनेस। अरे क्यों नहीं बेटा, अच्छा होगा। इतनी लगन और मेहनत जो की है तूने, बस तेरी बीवी का मनहूस साया ना पड़े। अरे जब से आई है कुछ ना कुछ मनहूस होता ही चला जा रहा है। कैसी बात कर रही हो माँ? एक तो वो अपना घर परिवार छोड़कर हमारे लिए यहाँ आई है, और तुम हो कि। दिन बीतते हैं और एक दिन। निकल इस घर से, मैं कहती हूँ निकल। जब से यह लड़की मेरे घर की बहू बनी है, हर जगह घाटा, हर जगह नुकसान। कभी सास का पैर टूट रहा है तो कभी जूस का ट्रक ही गिर जा रहा है। अरे अब तो हद ही हो गई। मेरे बेटे का इतना भारी एक्सीडेंट कि वो कोमा में चला गया। वो तो शुक्र है कि जान बच गई। नहीं, हम ऐसी लड़की को अपने घर में रख ही नहीं सकते। अब तो रितु को भी लगने लगता है कि वो मनहूस है। वो चुपचाप घर छोड़कर निकल जाती है। चलते चलते रितु एक जंगल में झोपड़ी में पहुंच जाती है, जहां एक साधु तपस्या कर रहे होते हैं। आ गए बेटी, क्यों परेशान होती है? ये तो जीवन का नियम है। इंसान हमेशा नकारात्मक चीजों को ही सुनता, देखता और समझता है। किसी की अच्छाई उसे नजर ही नहीं आती। आपने मुझे बेटी कहा है तो शरण भी दे दीजिए बाबा। मैं आपका सारा काम कर दिया करूंगी, बस आपके जीवन में मेरे जैसी बेटी की वजह से कुछ बुरा ना हो। साधु आंख बंद करके मुस्कुराता है और रितु उनके घर की बेटी बन जाती है। पिताजी, भोजन तैयार है, आकर खा लीजिए। बेटा, जो भोजन तूने बनाया है उसमें सांप का जहर है, वो खाकर मैं मर सकता हूँ। नहीं पिताजी, खाना तो मैंने अपनी आंखों के सामने बनाया है, यहाँ तो कोई सांप आया ही नहीं। ठीक है, फिर ला मैं खा लेता हूँ। साधु खाना खाने जाता ही है कि खाना रितु के हाथ से गिर जाता है और वो खाना बिल्ली खा जाती है। बिल्ली उस खाने को खाती ही मर जाती है।
नहीं पिताजी, मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। मुझे इस बात का पता नहीं पिताजी। मैं ये बात जानता हूँ, खाने में जहर का मिलना और इस खाने का गिरना ये तो पहले से ही तय था। इसमें तुमने कुछ नहीं किया है बेटी। रितु समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वो रोने लगती है और साधु को अपनी सारी कहानी सुना देती है कि कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती मान लिया था। साधु मुस्कुराकर कहता है, बेटी, क्या चाहती हो तुम? क्या तुम जीवन भर यहाँ रहना चाहती हो या फिर अपने ससुराल जाना चाहती हो? पिताजी, मैं ससुराल जाना चाहती हूँ क्योंकि वहां मेरी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले मुझे पनौती यानी कि मनहूस ना समझे। उन लोगों को पता चले कि मैं उन लोगों का भला ही चाहती हूँ। ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। तो कल मेरे साथ चलना। दोनों अगले दिन रितु के ससुराल जाते हैं, जहाँ साधु के साथ रितु को देखकर सास कहती है, अरे वाह रे करम चली, हम लोगों के घर में तूफान लाकर चैन ना मिला तुझे। जब जादू टोटका करने के लिए ये बाबा बाबा बुलाकर किसी को लेकर आई है। नाना माँ जी, ये तो मेरे धर्म के पिताजी हैं। मुझे ससुराल वापस छोड़ने आए हैं। ये तो बस पिता का धर्म निभा रहे हैं, इन्हें कुछ मत कहिए। वाह जी वाह, 4 महीने बाद आज ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ और ये मनहूस फिर से आ गई। इस बार क्या जान लेके जाएगी? अरे मेरी भी सिर्फ टांग में फ्रैक्चर था, अब ये आ गई है तो पक्का टांग काटनी ही पड़ेगी। हे भगवान, पिछली बार तो जूस का पूरा ट्रक ही पलट गया था, इस बार तो पक्का फैक्ट्री में ताला ही लग जाएगा। रितु के नए साधु पिता सबकी बात गौर से सुन रहे थे। फिर वो बोल पड़ते हैं, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो साथ में गोला लाए थे। उस गोला में वो सबको कुछ दिखाते हैं। वो दिन दिखाते हैं जब जूस से भरा ट्रक गिरता है। पास के कुछ जानवर उस गिरे जूस को पीते हैं और वहीं मर जाते हैं। देखो, इस जूस में तुम्हारे फैक्ट्री के मैनेजर ने जहर डाला था। अच्छा हुआ वो ट्रक गिरा, वरना पूरा परिवार जीवन भर के लिए जेल में होता। हे भगवान, तब तो न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती इस जूस को पीकर। शुक्र है भगवान का, अनहोनी से बचा लिया। और वो दिन देखते हैं जब पति का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन रितु के करवा चौथ के व्रत के कारण वो बच जाता है, वरना तो मृत्यु निश्चित थी। सभी रितु की तरफ देखते हैं। बाबा, मैं तो मनहूस नहीं हूँ। शुक्रिया बाबा, मेरे मन में जीवन भर का बोझ रहता कि मैं इन लोगों के दुख का कारण तो नहीं। नहीं नहीं बेटा, मनहूस तो ईश्वर किसी को नहीं बनाता। हर चीज का एक वक्त होता है और जो होना है वो तो होता ही है। मुझे माफ कर दे बहू, तू तो इस घर की लक्ष्मी है, रक्षक भी है। हम लोगों को माफ कर दे बेटा। रितु को ससुराल में छोड़ बाबा वापस चले जाते हैं। पूजा का ससुराल थोड़ा हटके था। यहाँ के लोग चाय से ज्यादा ठंडे पानी के दीवाने थे, वो भी ऐसा वैसा नहीं, फ्रीजर में जमा हुआ बर्फ तोड़कर पिया जाने वाला पानी। उनके किचन के फ्रीजर में हर वक्त 2 बड़ी ट्रे बर्फ से भरी रहती थी। पूजा भी धीरे धीरे इस बर्फीले शौक की आदी बनती जा रही थी। एक दिन पूजा के सास ससुर अपने आंगन में पड़ोसियों के साथ बैठे थे। हमारे घर में तो सिर्फ बर्फ वाला पानी चलता है, उससे गर्मियों में गले को ठंडक मिलती है। उस पानी को एक बार पी ले, फिर बोतल वाला पानी छूता ही नहीं कोई। भाभी, ऐसा ठंडा पानी तो होटल में भी नहीं मिलता। वाह गीता, ये पानी पीकर मेरे गले की घंटी बज गई, पर मजा आ गया। लो भाई, सुनीता को भी इसका स्वाद आने लगा। अरे जी, क्यों नहीं आएगा, ये पानी नहीं अमृत है, अमृत। अब जब भी कोई मेहमान घर आता तो उससे बिना पूछे ही 1 ग्लास बर्फ जैसा पानी उसके हाथ में थमा दिया जाता। गीता इसे गर्व की बात समझती थी, पर पूजा को चिंता होने लगी। माँ जी, बच्चों को इतना ठंडा पानी देना ठीक है क्या? अरे बहू, हमारी ये आदत है, पीढ़ियों से चल रही है, सब झेल लेते हैं। परेशान मत हो भाभी, हमारी तो बचपन से इस ठंडे पानी से दोस्ती है। हाँ मम्मी, बुआ सही बोल रही है। ठीक है, बीमार पड़ो तब बताऊंगी। पूजा के किचन में जाते ही बर्फ की ट्रे बच्चों के लिए खिलौना बन गई। रोहन, पिंकी दिन भर फ्रीजर से बर्फ निकाल कर उससे खेलते रहते। कभी बर्फ मुंह में डालते, कभी कमरे में पानी फैला देते और उस पर लेट जाते।
बुआ देखो मैंने बर्फ को दांत से तोड़ दिया। अरे वाह, स्मार्ट बॉय रोहन। हम तो बर्फ के गोले बनाएंगे। अरे हटो वहां से, ठंड लग जाएगी। अरे बच्चों को खेलने दे, बचपन में ये सब चलता है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। पर माँ जी जरा ध्यान तो दीजिए। बहू हम इतने सालों से देख रहे हैं, अब तू हमें सिखाएगी। उधर रुचि रोज सुबह बर्फ निकाल कर चेहरे पर रगड़ती थी और सोचती थी ऐसा करने से उसकी स्किन चमक उठेगी। बर्फ से ग्लो आता है भाभी, देखना 1 महीने में मेरा फेस फुल ग्लो करेगा। अरे ठंड लग जाएगी रुचि, बर्फ से चेहरा सुन हो जाता है। ग्लो तो छोड़, कहीं ऐसा ना हो अपने दांतों से हाथ धो बैठो तुम सब। नहीं भाभी, मैंने इंस्टा पर देखा है, ये सेलिब्रिटी वाला ट्रिक है। सही है, गधे को नमक दो तो वो सोचता है सामने वाला उसकी आंखें फोड़ रहा है। अब कुछ ही दिनों में बच्चों को जोरदार सर्दी और जुकाम ने जकड़ लिया। सबसे पहले पिंकी की नाक बहने लगी, फिर रोहन को खांसी और तेज बुखार हो गया। मम्मा मेरा गला दुख रहा है, मुझे डर लग रही है मम्मी। माँ जी अब तो मानिए, ठंडे पानी की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। हर बात में पानी को मत घसीटो बहू, ये मौसमी तबीयत खराब हुई है, 2-4 दिन में अपने आप सही हो जाएंगे। तो क्या बर्फ के गोले खिलाऊं बच्चों को? जबान संभाल बहू, वरना तेरी जीभ पर बर्फ रगड़ दूंगी, फिर चिल्लाने की जगह सबको शहनाई की आवाज सुनाई देगी। माइक पर प्लीज, मुझे भाभी के मुंह से शहनाई की आवाज सुननी है। चुप कर रुचि, गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। अगले दिन रुचि भी सुबह सुबह अचानक सर पकड़कर बैठ गई। उसका माथा तप रहा था, आंखें लाल हो रही थी। अमित डॉक्टर को लेकर आया, उसने रुचि को चेक किया। रुचि देखो, ज्यादा बर्फ चेहरे पर मत रगड़ा करो, उससे चेहरे की नसों में सूजन आ जाती है और यही हुआ है तुमको। डॉक्टर अंकल, लेकिन मेरे तो सर में दर्द है, चेहरे पर नहीं। एक ही बात है बेटा, अब तुम बर्फ का इस्तेमाल मत करना। ये ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? ठंड के कारण हुआ है, अब इसको गर्म चीजें खाने के लिए दीजिए और ठंडी चीजें बिल्कुल बंद कर दो। माँ जी अब तो मानेंगी ना कि इतना बर्फीला शौक नुकसान कर गया? चुप कर, डॉक्टर के सामने ज्यादा बोले ना तो तुझे उसी बर्फीले पानी से नहला दूंगी। अब अमित डॉक्टर को छोड़ने चला गया और उधर पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी थी। पूजा बच्चों के सर पर पट्टी रख रही थी। कुछ देर बाद गीता खुद पूजा के पास आई और पहली बार थोड़े नरम लहजे में बोली, बहू लगता है तुम्हारी बात सही थी। नुकसान होते देर नहीं लगती माँ जी, थोड़ा बैलेंस जरूरी है। हाँ बहू, अब आगे से ध्यान रखेंगे और क्या। बर्फ नहीं, अब सूप और गर्म पानी देंगे। रुचि के बुखार और बच्चों की हालत देखकर अब पूजा की बातें घर में असर करने लगी। थोड़ी देर बाद अमित घर आया और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अमित ने कुछ भी सुनने से पहले ही अपना फरमान सुना दिया। अब से घर में कोई भी ठंडा पानी या बर्फ नहीं छुएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बेटा ये कैसा हुक्म है, मैं तो ठंडा पानी पीऊंगी। माँ सब बीमार पड़ रहे हैं, अब फ्रीजर बंद रहेगा। मैं तो कहता हूँ फ्रिज ही बंद कर दो। पर भैया ऐसे तो मेरा चेहरा सूना पड़ जाएगा। चुप कर रुचि, अब से बर्फ नहीं लगाओगी चेहरे पर। डॉक्टर की रिपोर्ट देखी है ना तुमने? पूरे घर का माहौल सन्नाटे में बदल गया। वो जो रोज फ्रीज की घरघराहट थी अब खामोशी में बदल गई। पूजा को थोड़ा चैन मिला, लेकिन गीता का तो जैसे चैन उड़ गया था। ऐसे तो मेरी आत्मा बिना ठंडे पानी के प्यास से ही मर जाएगी। माँ जी आप सिर्फ अपना नहीं सबका सोचो ना, बच्चों की और रुचि की हालत अभी भी ठीक नहीं हुई। अरे बहुत तुम नहीं समझोगी, चिल्ड पानी पीकर जो राहत मिलती है वो सादे पानी से नहीं मिलती। लेकिन माँ जी, अरे इस सादे पानी से मेरी प्यास तक नहीं बुझेगी। माँ अब तो ठंडा शब्द सुनते ही मेरा सर घूमने लगता है। पूरे घर में जैसे बर्फ के पानी का शौक चल रहा था, किसी के गले से पानी नहीं उतरता था। वो लोग खाना खा भी लेते मगर बिना ठंडे पानी के सब फीका लगता। तभी मुकेश ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, एक बात कहूँ अमित बेटा, मटका ले आओ, उससे ठंडे पानी की दिक्कत खत्म हो जाएगी। मटका? हाँ बेटा, मिट्टी का मटका, वही गांव वाला। उसमें भी पानी ठंडा रहता है और वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अरे हाँ पापा जी, मटका तो अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। उससे ठंडक मिलती है और नहीं तो क्या। हमारे जमाने में तो हम सब उसी से ठंडा पानी पीते थे और वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। हाँ माँ जी, पापा जी सही कह रहे हैं। अगले ही दिन पूजा और अमित एक बड़ा चमकता हुआ मिट्टी का मटका ले आए। उसे अच्छे से धोकर आंगन में छांव में रखा गया। मटके की सौंधी खुशबू से घर में एक अलग सा एहसास आने लगा। अब मेरी स्किन भी देसी मटके के ठंडे पानी की तरह चमकेगी और सर दर्द भी नहीं होगा। सही बोला,
ये हमारा नया फ्रिज है। चलो बहू, अब एक गिलास मटके का ठंडा पानी ही पिला दो। अरे गीता, पानी ठंडा तो होने दे, थोड़ी देर बाद लेना। कुछ देर बाद जैसे ही गीता ने मटके से पानी पिया, उसकी आंखें एक पल को बंद हो गई, मानो एक झोंका उसे पुराने दिनों में ले गया हो। गांव के वो दिन, मिट्टी की खुशबू, आंगन में बैठकर पानी पीना और माँ की गोद। अरे वाह, हाय हाय हाय, ये तो वही स्वाद है, बिल्कुल बचपन जैसा। मजा आ गया। कहा था ना मिट्टी में जादू होता है। मुझे तो मेरे गांव की याद आ गई बहू। अब यही मटके का ठंडा पानी आपको रोज गांव जैसा एहसास दिलाएगा माँ जी। मटके का पानी अब घर में फेमस हो चुका था। हर मेहमान को अब ठंडे बर्फीले पानी की जगह मिट्टी की ठंडक मिल रही थी। एक दिन दोपहर में सुनीता गीता के घर आई और हमेशा की तरह उसने ठंडा पानी मांगा। अरे गीता भाभी, जान निकल रही है इस गर्मी में, एक गिलास ठंडा पानी तो पिलाओ। लो सुनीता, मटके का पानी पीकर देखो, बर्फ से भी ज्यादा मजा आएगा इसमें। मटका? बर्फ नहीं है क्या घर में? अब हमारे घर में मटके से ही ठंडक आती है। शरीर ठंडा रहता है और हड्डियां भी मजबूत रहती हैं। वाह भाभी, इसमें तो मिट्टी की खुशबू है, मजा आ गया। सुनीता इतनी खुश हुई कि जाते जाते कह गई, अब मैं भी यही करूंगी। और अगले ही दिन सुनीता एक बड़ा थैला लेकर गीता के घर की तरफ से जाते हुए रुक गई और गीता से बोली, देखो भाभी, मटके ही नहीं, मिट्टी के तवा, हांडी, थाली सब ले आई हूँ। अरे सही किया बहन, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। मिट्टी की थाली ये भी होती है क्या? हाँ, नहीं तो क्या, खाना स्वादिष्ट भी बनता है और जल्दी हजम होता है। अब गीता भी जोश में आ गई। अगले दिन वो भी जाकर मिट्टी के बर्तन ले आई और उसने पूजा को फरमान सुनाया कि अब से खाना मिट्टी के बर्तनों में ही बनेगा। ये सुनते ही पूजा के माथे पर पसीना आ गया। और हाँ बहू, आज से मिट्टी के हांडी में ही दाल बनेगी। लेकिन माँ जी, मैंने कभी ऐसे बर्तनों में खाना नहीं बनाया है, कैसे बनेगा? सुन बहू, इन बर्तनों में खाना धीरे धीरे बनता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और क्या। लेकिन तो क्या हुआ, सेहत तो अच्छी होगी, तुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, समझी? अब तो भाभी घर में झांसी की रानी बनकर मिट्टी की रसोई बनाएंगी। अगले दिन सुबह सुबह पूजा उठकर मिट्टी के हांडी में दाल चढ़ा देती है, लेकिन धीमी आंच में दाल ऐसे पक रही थी जैसे बरसात की हवा से कपड़े सूख रहे हो, धीरे धीरे, नखरे से। उधर अमित ऑफिस जाने को तैयार बैठा था। पूजा, टिफिन तैयार हुआ क्या? बस थोड़ी देर में, दाल अभी नहीं बनी है। अरे तो तुमने गैस धीमी क्यों रखी है? तेज करो ना, मुझे लेट हो रहा है। अब पूजा गैस तेज कर देती है। थोड़ी देर में दाल का बर्तन टूटकर गैस पर गिर जाता है और पूरी दाल बर्बाद हो जाती है। गंगा को गुस्सा आ जाता है। अरे बहू, मिट्टी के बर्तन में तेज आंच नहीं जलाई जाती। देखो, बर्तन टूट गया और दाल भी बर्बाद हो गई। माँ जी, इन्होंने कहा था गैस तेज करने को। अरे मुझे देर हो रही थी तो फिर टाइम से खाना बनाया करो ना। अरे पर मेरे पास घर के और भी तो काम है ना। हाँ, मैं तो खाली बैठा रहता हूँ ना यहाँ। अगले दिन घर पर रिश्तेदार आए, उन्हें भी खाना देर से मिला। बच्चे भूखे बैठे रहे। जल्दी करने के चक्कर में पूजा ने जरा सी लापरवाही में मिट्टी का तवा तेज आंच पर रख दिया और तभी तड़ाक, तवा बीच से फट गया। अरे यार, कैसी आवाज थी बहू? माँ जी, वो तवा फट गया। तेरी अक्ल कहाँ चली जाती है? बार बार कहा है तेज आंच पर खाना मत बना, पन्नाई। तेरी अक्ल में कुछ फंसता ही नहीं। मैं तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। लगता है मिट्टी के बर्तन भी तुमसे परेशान हो गए भाभी। नई चीजें अपनाने में पहले सब गड़बड़ होती है, इसकी आदत डालनी पड़ेगी बहू को। अच्छा, हम चलते हैं, फिर आएंगे गीता भाभी। अरे खाना खाकर जाते भाई साहब। पहले खाना बने तो भाभी खा पाएंगे ना, फिर कभी आएंगे। पूजा एकदम चुप हो गई। वो बच्चे और किचन के बीच पीस रही थी। उधर गीता अपने पुराने तौर तरीकों में मगन थी। इसी बीच पानी का मटका पूरे घर को हिलाकर रख देता है। ओ भगवान, पिंकी को दूध देना है और रोहन ने तो होमवर्क भी नहीं किया। बच्चा रो रहा है बहू, पहले उसे गोदी में ले ले, बाद में खाना बना लेना। मटका किचन के कोने में रखा था और उसे 3-4 दिन से किसी ने देखा ही नहीं था। वो गंदा हो गया था और उसके पानी से हल्की बदबू भी आने लगी थी। उधर राजवीर मुकेश से मिलने आया और उसकी नजर मटके पर गई। अरे वाह, मटका रख लिया, पर इसको धोने का किसी को ध्यान में नहीं आता क्या भाई साहब? सेहत का ख्याल रखते हो या सिर्फ फैशन दिखा रहे हो? अरे ओ राजवीर, अपना घर देख पहले। जाले तो ऐसे लटके हैं जैसे झालर डाल रखी हो। आया बड़ा हमें ज्ञान देने वाला। अरे कम से कम हम बच्चों को बदबूदार पानी तो नहीं पिलाते भाभी? अरे तो पिला ना, मैंने कब मना किया?
घर लौटते समय राजवीर का ताना अमित के कानों तक पहुंच गया। वो जैसे ही घर के अंदर घुसा, घर की हालत देखकर भड़क गया। ये क्या हाल बना रखा है घर का? मटका सड़ रहा है और तुम लोग आराम से बैठे हो। अरे मैं बच्चों को संभाल रही थी, मटका देखना भूल गई बेटा। मैं भी बच्चों के और किचन के काम में फंसी थी, टाइम ही नहीं मिला मटका साफ करने का। घर में कोई भी जिम्मेदारी से काम ही नहीं करता। एक दिन अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। पिंकी और रोहन दोनों उल्टी दस्त से बेहाल हो गए। पूजा का दिल बैठ गया। वो और अमित बच्चों को दिखाने अस्पताल ले गए। बच्चों को फिलहाल बॉयल किया हुआ पानी दो। मिट्टी का मटका साफ न हो तो उससे खतरा बढ़ सकता है। फैशन के चक्कर में हमने बच्चों की सेहत खतरे में डाल दी। 2 दिन बाद जब हालात कुछ ठीक हुए तो पूजा ने देखा बच्चों ने टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों से दीवार पर आर्ट बनाई थी। पूरा ड्राइंग रूम पुरानी गुफा जैसा लग रहा था। हे भगवान, ये दीवार का क्या हाल बना दिया है बच्चों ने। अब मैं क्या करूं? अरे मुझे क्या पता था कि ये बच्चे पिकासो बन जाएंगे। लगता है अब घर का नाम बदलकर मिट्टी महल रख देना चाहिए। शाम को जब अमित घर आया, घर की दीवारें देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। बच्चों की ड्राइंग, फूटा तवा, फटी मिट्टी की हांडी, बदबूदार मटका और सास बहू का शोर सब एक साथ चल रहा था। अब ये क्या नया कांड हो गया? ये बच्चे दीवार पर चित्रकारी कर रहे थे। पहले मटका रखकर बीमार कर दिया, अब घर को म्यूजियम बना दिया। तो मैं क्या करूं अमित? हर चीज मेरे ही गले क्यों पड़ती है? भाभी, तुम ही मटके की ब्रांड एम्बेसडर बन गई थी ना। अगले दिन गर्मी ने वैसे ही घर का हाल बेहाल कर रखा था। ऊपर से हर 2 दिन में कोई ना कोई बर्तन टूट जाता, कभी मटका, कभी कटोरी। बच्चों की मस्ती से चीजें टूटती रही और मिट्टी के बर्तनों से खाना बनाना पूजा को सर दर्द लगने लगा था। अरे बेटा, फिर से मटका फूट गया, थोड़ा पैसा दे दे, नया लाना होगा। माँ, तुम कल ही तो नया मटका लाई थी। अरे तो क्या करूं, तेरे तोप जैसे बच्चों ने वो मटका भी फोड़ डाला। अब बिना ठंडे पानी के इस गर्मी में कैसे रहेंगे? अमित झल्ला चुका था। रोज रोज के छोटे खर्चे उसके बजट पर भारी पड़ रहे थे। अब और नहीं माँ, हर दूसरे दिन मटका लाना मजाक नहीं है। इस महीने की तो सारी प्लानिंग गड़बड़ हो चुकी है। तभी पूजा किचन से निकली। उसके हाथ में टूटी कटोरी और थाली का टुकड़ा था। माँ जी, ये देखो, बच्चों को खाना दे रही थी तभी कटोरी हाथ से गिर गई और थाली में पहले से ही दरार थी, वो भी टूट गई। और ये दीवारें देखो भाभी, बच्चों ने आर्ट बना दी है। लगता है आप घर को पेंटिंग गैलरी बना डालेंगे। अमित झल्ला कर सोफे पर गिर पड़ा। पहले मटका टूटा तो पानी की दिक्कत, अब बर्तन टूटे तो बच्चों ने घर को म्यूजियम बना दिया। अरे बेटा, परेशान ना हो। याद है ना माँ, मटका साफ नहीं था जिससे पानी से बदबू आने लगी थी और गंदे पानी को पीकर बच्चे बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल तक जाना पड़ा था। हाँ, याद है बेटा। घर में सब एकदम चुप हो गया। अमित का गुस्सा सबके चेहरों पर उतर आया। और ये मिट्टी के बर्तन, कभी दाल छलकती है, कभी सब्जी बिखर जाती है। सही कह रहे हो बेटा, पर गर्मी में मटका ना हो तो हाल और बुरा हो जाएगा। अब बहुत हुआ, अब इस घर में कोई मटका वटका नहीं आएगा। गर्म पानी पियो सब, जो होगा देखा जाएगा। तभी रोहन पास आया। उसके हाथ में ठंडी बोतल थी। पापा, ये लो ठंडा पानी और ठंडे हो जाओ। अरे बेटा, ये ठंडा पानी कहाँ से आया? फ्रिज तो बंद था कई दिन से। हमने सिर्फ बोतल रखती थी फ्रिज में, फ्रीजर तो कब का बंद है पापा। मटका टूटा था तो सोचा बोतल में पानी भरकर रखते, इससे बर्फ नहीं मिलेगी पर ठंडा ठंडा पानी मिलेगा। एक पल को सब चुप हो गए। फिर अमित हंस पड़ा। ओहो, इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों के बीच ये छोटा सा दिमाग काम कर गया। अरे वाह बच्चों, क्या दिमाग लगाया। अपने ही बच्चे हमसे ज्यादा समझदार निकले। गीता हंसते हुए माथा पीटती है। हाय राम, इतना आसान हल और हम मटका मटका खेल रहे थे। अब न मटका टूटेगा, न पैसा खर्च होगा और ठंडा पानी भी मिलेगा। मटका गया तो पानी का झटका गया। सब एक साथ हंसने लगे। अमित ने बच्चों को गोद में उठा लिया। चलो बेटा, अब तुम ही मेरे मास्टरमाइंड हो। मेरे अगले महीने का बजट तुम ही बनाओगे। सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। घर में बहुत दिनों के बाद सुकून और हंसी की गूंज सुनाई दी। बेटा, अब तेरी शादी के लिए लड़का देखना होगा। तेरी शादी कर दूंगी अब। क्या मम्मी, जब देखो लड़का लड़का लड़का, परेशान हो गई हूँ मैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शादी वादी नहीं करनी। आपको इतना ही है तो आप ही कर लो ना दोबारा शादी मेरी जगह। चुप कर बेशरम, तेरी उम्र में मेरे 2 बच्चे हो गए थे। शादी तेरी मैं कोई ऐसे वैसे घर में थोड़ी ना कर दूंगी। अच्छा पैसे वाला घर ढूंढूंगी। जॉइंट फैमिली होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
सारे काम तो तेरी जेठानी और सास ही कर देंगे। मुझे शादी नहीं करनी, मैं बोल देती हूँ। अंजलि गुस्सा होकर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। इस उम्र में कौन शादी करता है? मुझे बाहर अकेले जाने नहीं देते। मैं नहीं शादी करने वाली, ये लोग चाहे कुछ भी कर ले। अंजू अंजलि की शादी करवाने के लिए कमर कस लेती है और लड़के देखने लगती है। अंजू अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है कि अंजलि को शादी के लिए मना सके। उत्तम जब अंजू को पसंद आ जाता है तब अंजू अंजलि से कहती है, बेटा एक बार उत्तम को देख ले, बहुत हैंडसम है। माँ तुम भी ना, तुम्हें पता है ना मुझसे घर के काम या किसी भी चीज की समझ नहीं है मुझमें। मैं वहाँ क्या करूंगी, सबको कैसे संभालूंगी? बेटा तुझे कुछ नहीं करना, तू बस वही करना जो तेरी जेठानी करेगी। बाकी तुझे कहीं दिमाग नहीं लगाना। और घर संभालना कोई तोप थोड़ी ना है। मुझे भी कौन सा कुछ आता था जब मैं शादी करके आई थी यहाँ। मैं वैसे वैसे करती थी जैसा जैसा मेरी जेठानी करती थी, और आज देख ले कहाँ हूँ मैं। अंजू की बातें सुन अंजलि शादी के लिए तैयार हो जाती है। अंजलि और उत्तम की शादी बड़े ही अच्छे से हो जाती है। अंजलि ससुराल में आने के साथ ही देखती है कि उसकी जेठानी मेकअप कर रखी है। जेठानी को देखकर अंजलि मन ही मन कहती है, भाभी तो फुल टू मेकअप में रहती है, तो मैं भी मेकअप कर सकती हूँ। अंजलि शादी के पहले ही दिन सज धज के तैयार हो जाती है और अपनी जेठानी के साथ रसोई में चली जाती है। अंजलि, मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुम मेरा साथ देना। जी भाभी। वो मन ही मन सोचती है, ऐसे भी मुझे क्या ही आता है, मुझे तो आपकी कॉपी ही करना है। आपने खुद ही कह दिया कॉपी करने को, उससे बड़ी बात क्या होगी। हमारे घर में ना सबको इटालियन बहुत पसंद है, स्पेशली पिज्जा एंड लजानिया। शीतल नाश्ता बनाने लगती है। अंजलि भी उसके साथ उसका हाथ बटाने लगती है और फिर दोनों मिलकर सबको नाश्ता परोसती है। अपनी दोनों बहुओं को एक साथ काम करता देख मीरा कहती है, दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाती बहुत अच्छी लग रही हो। इसी तरह हमेशा एक साथ रहना। माँ तभी तो आज पिज्जा में बिना चीज के डबल चीज का स्वाद आ रहा है। हाँ भी ना, कुछ भी बोल देते हो। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। शादी में आए सभी रिश्तेदार चले जाते हैं। फिर एक रोज अंजलि देखती है कि शीतल जींस के साथ हाई हील्स पहने अपने कमरे से निकल कर आ रही है। अंजलि, मैं तुम्हारे भैया के साथ घूमने जा रही हूँ, तुम खाना पीना बना लेना और उत्तम और मम्मी जी को खिला देना। जी भाभी, जींस टॉप में तो आप बवाल दिखती हो। मैं तो हमेशा ही जींस टॉप ही पहनती हूँ, ये तो तुम्हारी शादी के कारण मुझे पहनना पड़ा। सारे रिश्तेदार आए हुए थे ना, वरना मैं तो जींस ही पहनती हूँ। चलो चलती हूँ, तुम्हारे भैया इंतजार कर रहे होंगे। शीतल अर्जुन के साथ घूमने चली जाती है। इधर अंजलि भी जींस टॉप पहन लेती है। मैं भी अब जीन्स ही पहनूंगी, वही तो कंफर्टेबल होता है। अंजलि जींस पहनकर फुल टू मेकअप में तैयार हो जाती है और रसोई में लजानिया और पिज्जा बनाने लगती है। भाभी भी तो यही बनाती है, तो मैं भी यही बना लेती हूँ। सबको पसंद भी आता है और सब दबा के खाते भी हैं। अंजलि पिज्जा और लजानिया बनाकर अपनी सास और उत्तम को परोसती है। खाना देखकर उत्तम कहता है, ये क्या है अंजलि, हर टाइम पे अब क्या इटालियन ही खाने को मिलेगा? भाभी को इटालियन डिशेस ज्यादा आती है, तो क्या तुम्हें भी यही आता है? तुम तो कुछ अलग सा बनाओ जो तुम्हें आता हो। भाभी को कॉपी करना जरूरी है क्या? अरे खा लेना बेटा, बहू ने बना तो दिया। मुझे लगा सबको यही पसंद है, तो मैंने यही बना दिया। अरे कोई बात नहीं बहू, अब तो इंडियन खाना बनाना। एक बहू विदेशी तो दूसरी देसी भी तो होनी चाहिए ना। उत्तम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और अंजलि की आंखें नम हो जाती है। उत्तम थोड़ा बहुत ही खाकर उठ जाता है। अंजलि अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करके कहती है, माँ तुमने तो कहा था जैसे मेरी जेठानी करे मुझे भी वैसा ही करना है। अब मैंने वही बनाया जो मेरी जेठानी हमेशा बनाती है। फिर भी उत्तम ने ना मुझ पर बहुत गुस्सा किया। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? अरे पागल, एक ही खाना तुरंत नहीं बनाना है। देख, खाना जो जो तेरी जेठानी बनाती सब तू सीख ले, फिर बदल बदल कर बना। जैसे कल तेरी जेठानी ने पिज्ज़ा बनाया था तो तूने आज फिर पिज्ज़ा बना दिया। अरे जिसकी जगह परसों जो शीतल ने बनाया था वही बना लेती। हाँ ठीक कहा माँ, मुझे आज ना गार्लिक ब्रेड एंड नूडल्स बनाना चाहिए था। अब मैं समझ गई कि भाभी को कॉपी करना है, लेकिन तुरंत नहीं। अंजलि अपने दिमाग में बस कॉपी करना छाप लेती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज शीतल की कुछ फ्रेंड्स उसके घर आती है।
आओ आओ फ्रेंड्स, तुम लोगों का ही मैं वेट कर रही थी। बताओ, चाय लोगी या कोल्ड ड्रिंक? चाय या कोल्ड ड्रिंक नहीं, हम तो तेरे हाथों की कॉफी पीना पसंद करते हैं। बहुत दिन भी हो गए हैं पिए। कॉफी के साथ साथ तुम लोगों के फेवरेट कटलेट भी लाती हूँ। ये हुई ना बात, दोस्तों तो तेरी तरह मन की बात ना झट से जान ले। कॉफी कटलेट के साथ तंबोला खेलने का मजा ही कुछ और होता है ना। शीतल कटलेट और कॉफी लेकर आती है और अपने दोस्तों के साथ तंबोला खेलने लगती है। अंजलि उन लोगों को बस देखती रहती है और उनकी बातें सुनती रहती है। शीतल, एक न्यू ईयर किटी स्टार्ट कर रही हूँ, तू भी उसमें ज्वाइन कर ले, हम बहुत मजे करेंगे। यार, मैं पहले से ही ना 2-3 किट्टी कर रही हूँ, अब एक और नहीं ज्वाइन कर सकती। अरे, जहाँ 3 खेल रही है वहाँ एक और सही, तुझे ना ज्वाइन करना होगा। इसी बहाने तो मिलते हैं हम, वरना दोस्ती बस फोन तक ही रह जाती है। तुम लोग इसका नाम लिख दो, तुम्हें हम ऑर्डर दे रहे हैं शीतल, तुझे आना ही पड़ेगा, समझी? अरे ठीक है पापा, दोस्तों से कोई जीत पाया है जो मैं तुमसे जीतूंगी। अंजलि अपने कमरे में चली जाती है और अपनी सहेली टीना को कॉल करती है। टीना, हम लोग ना मिल ही नहीं पाते, क्यों ना हम लोग किट्टी खेलना शुरू कर दे। किट्टी? हाँ किट्टी, मेरी जेठानी तो 4-4 किट्टी खेलती है, हम लोग भी अब किट्टी खेलना शुरू करेंगे ना। ठीक है, मैं बाकी मेंबर्स को ऐड करती हूँ। फिर अंजलि सोचती है, मैं अगले महीने से किट्टी खेलना शुरू करूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं जेठानी जी की कॉपी कर रही हूँ। कल मैं भी शॉपिंग पे जाऊंगी अपने उत्तम के साथ, जैसे भाभी जाती है भैया के साथ। अगले दिन अंजलि भी शीतल की तरह जींस टॉप और हाई हील्स पहनकर तैयार हो जाती है और उत्तम से कहती है, हम शॉपिंग पर चल रहे हैं। अचानक से शॉपिंग अभी? वैसे तुम आज भाभी की तरह दिख रही हो। हाँ, अपने पति के साथ कहीं जाने के लिए कोई वक्त नहीं होता। अंजलि और उत्तम बाहर जाने के लिए निकलने लगते हैं। तभी अंजलि उत्तम से कहती है, तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अंजलि शीतल के पास जाकर कहती है, भाभी, मैं उत्तम के साथ बाहर जा रही हूँ, आप खाने का देख लेना। शीतल 2 मिनट तक तो अंजलि को देखती रहती है, फिर कहती है, ठीक है, तुम जाओ, मैं हूं ना। अंजलि उत्तम के साथ चली जाती है। इधर शीतल अर्जुन से कहती है, आज मैंने अंजलि में अपनी छवि देखी, मुझे तो लग रहा था कि मैं ही खड़ी हूँ। मुझे लगता है अंजलि तुम्हारी कॉपी करती है, जैसा तुम करती हो वो भी वैसा ही करती है, खाने से लेकर पहनने तक सब कुछ कॉपी। इधर अंजलि शॉपिंग में लग जाती है और एक सीलिंग बैग खरीदती है जो कि हूबहू वैसा होता है जैसा शीतल के पास था। उत्तम देखो, ये कैसा लग रहा है? यार, ये तो सेम भाभी के पास है, वैसा ही लग रहा है, कुछ और ले लो ना तुम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैंने ले लिया है तो मैं वापस नहीं करूंगी। अंजलि और उत्तम शॉपिंग करके खा पी कर घर वापस चले जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। अंजलि शीतल की हर चीज में कॉपी करती रहती। एक रोज रात को अंजलि 12 बजे उत्तम से कहती है, मुझे नींद ही नहीं आ रही, चलो ना तंबोला खेलते हैं, मैं कॉफी और कटलेट बनाकर लाती हूँ, बहुत मजा आएगा। अंजलि कटलेट और कॉफी बनाकर ले आती है। क्या उत्तम, तुमने अभी तक तंबोला नहीं निकाला? मुझे खेलना है ना। उत्तम झड़क कर कहता है, ये सब क्या है? जब देखो तुम भाभी को कॉपी करने में लगी रहती हो। आज तक तंबोला तुमने पहले कभी खेला है क्या? जब देखो भाभी को कॉपी करने में लगी रहती हो। तुम ना कुछ भी बोले जा रहे हो। क्या कुछ भी? यही तो सच है। तुम जो हो, जैसी हो वैसी ही रहो, अंजलि बनकर रहो। तुम्हें शीतल क्यों बनना है? अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे मेरी माँ ने कहा था कि तू वही करना जैसा तेरी जेठानी करे, इसलिए मैं वही करने लगी जैसा भाभी करती है। इस घर में सबको समझ में आता है कि तुम भाभी को कॉपी कर रही हो। तुम जैसी हो मैंने तुम्हें वैसे ही पसंद किया है। मैंने अंजलि से शादी की है, किसी कॉपी कैट से नहीं। कल से तुम्हें किसी की कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई काम नहीं आता ना तो ना आए, लेकिन तुम्हें भाभी या किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन अंजलि अपने तरीके से तैयार होती है और उसे जैसा खाना बनाना आता है वो वैसा खाना बना देती है। आज अंजलि के हाथों का इंडियन खाना खाकर सब खुश हो जाते हैं और मीरा कहती है, आज मुझे लग रहा है मेरी 2 बहुएं हैं और दोनों अलग है, लेकिन दोनों अपने आप में सबसे अलग है। आज लग रहा है कि अंजलि ने खाना बनाया है, शीतल ने नहीं। थैंक यू भैया। हम सबको अंजलि ही पसंद है, तुम्हारे हाथों में जादू है। अंजलि अब अंजलि बनकर सबके साथ रहने लगती है। दिव्या दिखने में बहुत सुंदर थी,
वहीं सुलभ की नजर दिव्या पर पड़ती ही वो दिव्या से प्यार करने लगता है और उससे शादी करने के लिए बेताब हो जाता है। कुछ ही दिनों में वो दिव्या से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। अरे आओ बहू आओ, मेरी तो आंखें तरस गई थी अपनी सुंदर सी बहू देखने के लिए। अरे उर्मिला, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है। हाँ होगी ही, बड़े घर की बेटी है। फिर उर्मिला जी रीति रिवाज से अपनी बहू का गृह प्रवेश कराती है और उसे घर के अंदर ले आती है। बहू, अब से ये तुम्हारा ही घर है और कभी किसी चीज की कमी हो तो तुरंत कह देना, झिझकना मत। जी माँ जी। अगली सुबह। बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है, तैयार हो जा, मोहल्ले की औरतें आएंगी देखने के लिए। जी ठीक है माँ जी। फिर दिव्या अच्छे से तैयार होकर सबके सामने आती है और एक एक करके सभी दिव्या के मुंह दिखाई करते हैं। भाई मानना पड़ेगा, उर्मिला जी तो खरा सोना लाई है। हाँ, वैसे बहू जितना खरा सोना भी मिल जाता तो क्या बात थी। क्यों भाई, खरा सोना नहीं मिला क्या? हमने तो सुना है कि तुम्हारी बहू बड़े ऊंचे खानदान की है। सो तो है, और जब सोने जैसी बहू मिली है तो सोना क्या करूंगी। इस तरह सभी औरतें हंसी ठिठोली करके मुंह दिखाई की रस्म पूरी करती हैं। वहीं रात में, सुलभ जी आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? हाँ डार्लिंग, अब ये कोई पूछने वाली बात है क्या? जब प्यार किया तभी तो शादी की है। ओके। क्या हुआ, बड़ी उदास सी लग रही हो? कुछ नहीं जी, आज माँ जी अपनी सहेलियों से कह रही थी कि हाँ बहू तो सोने जैसी मिली है, लेकिन बहू जितना खरा सोना मिला होता तो गनीमत थी। तो वही मैं सोच रही हूँ कि कहीं आपने मुझसे पैसों के लिए तो शादी नहीं की ना? क्या दिव्या, तुम भी बच्चों जैसी बात करती हो। मोहल्ले की 4 औरतें जब जमा होती है तो हंसी ठिठोली तो होती ही है। माँ ने हंसी मजाक में कहा होगा। टेंशन ना लो, तुम हमेशा मेरी थी और हमेशा रहोगी। जी। बहू चल तैयार हो जा, आज मैं तुझे शॉपिंग करा कर लाती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। फिर दोनों सास बहू शॉपिंग पर जाती हैं। ये क्या माँ जी, शॉपिंग का कहकर आप मुझे इस सस्ते से मॉल में ले आई? मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे सब्जी सांची या ज़ारा ज़ूडियो लेकर जाएंगे शॉपिंग के लिए। खैर कोई ना। अरे कोई बात नहीं बहू, अभी तो यहाँ से शॉपिंग कर ले, अगली बार मैं तुझे किसी महंगे ब्रांड के शोरूम में ही ले जाऊंगी शॉपिंग के लिए, बस। जी मम्मी जी। फिर दोनों सास बहू जमकर शॉपिंग करती हैं। आज तो थक गई शॉपिंग करके। कहाँ गए थे शॉपिंग के लिए? माँ जी पास के सस्ते मार्केट में लेकर गई थी। ऊपर से वहाँ तो खुली दुकानें थी, एसी भी नहीं थी। देखो ना, स्किन टैन हो गई मेरी। सस्ते मार्केट क्यों गए? मॉल या शोरूम में जाना था ना। मैंने माँ जी को कहा भी था, बट माँ जी ने कहा बेटी अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो मैं बोली कोई बात नहीं, माँ जी प्यार से जो भी दिलाएंगी आशीर्वाद समझ कर रख लेती हूँ। वैसे कपड़े तो कुछ खास नहीं लिए, सब सस्ते से थे, पर माँ का प्यार है ना, तो वही मेरे लिए बहुत है जी। तुम कितनी समझदार हो, लेकिन माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं माँ से बात करता हूँ। नाना जी, माँ को आप कुछ मत कहिए। माँ तो माँ होती है ना, आप कुछ कहेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि माँ जी को किसी भी बात का बुरा लगे। और उन्होंने जो तुम्हारे स्टेटस की धज्जियाँ उड़ाई वो? इट्स ओके ना डार्लिंग, कोई बात नहीं, हाइपर नहीं होते ऐसे। अरे कितनी समझदार है मेरी बीवी, काश माँ में इतना दिमाग होता। तभी उर्मिला जी वहाँ आती हैं। किसको दिमाग नहीं है बेटा? किसी को नहीं माँ जी, आज ना ऑफिस से आते समय रास्ते में इनका एक्सीडेंट होते होते बचा। एक लड़की गलत साइड से जा रही थी ना, उसी कारण। वही मैं इन्हें समझा रही थी। ये कहते हैं कि काश उसे भी तुम्हारे जितना दिमाग होता। सच्ची तो कहा मेरे बेटे ने। वैसे बेटा तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। बहू आज तो कुछ अच्छा बना, तेरे हाथ का खाना नहीं खाया मैंने। माँ जी मैं? हाँ तू बहू, क्यों तू नहीं बना सकती क्या? नहीं माँ, बना लूंगी मैं, टेंशन ना लो। ठीक है बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी। पापा के घर में आज तक मैंने गैस पर पानी तक नहीं गर्म किया, और माँ जी मुझसे खाना बनवाना चाहती है। तुमने माँ को मना क्यों नहीं किया?
रुको, मैं बना कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, माँ जी को बुरा लगेगा ना, मैं उनकी इकलौती बहू हूँ, थोड़ी सी तकलीफ होगी तो कोई बात नहीं ना, आप चिंता ना करें। बहू, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। जी माँ जी। फिर दिव्या खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और कुछ देर बाद किचन में कुछ ब्लास्ट होने की आवाज आती है। बाहर से आई उर्मिला जी और सुलभ भागे भागे किचन में जाते हैं। दिव्या, तुम ठीक हो ना? ये कुकर कैसे फटा? मुझे नहीं पता खाना कैसे बनता है, और मैं बनाने गई तो ऐसा हो गया। ये देखकर सुलभ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। माँ, क्या जरूरत थी दिव्या को किचन में भेजने की? उसके पापा ने उसे कभी कोई काम नहीं कराया और आप उसे खाना बनवाना चाहती हैं? भूलिए मत, वो बड़े घर की बेटी है, वो चीप नहीं है, वो ऐसे काम नहीं करेगी। अरे बेटा, क्या हुआ तुझे? मुझे नहीं पता था कि बहू को खाना बनाना नहीं आता, वरना मैं कहती ही नहीं। तो मुंह में जुबान नहीं है? आप पूछ नहीं सकती थी उससे? देखो, अगर आज उसे कुछ हो जाता तो। इस तरह सुलभ अपनी माँ को खूब डांट लगाता है और दोनों माँ बेटे में खूब बहस होती है। अरे अरे, आप दोनों लड़िए मत प्लीज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा घर का ये माहौल। सुलभ जी छोड़िए ना, जाने दीजिए, जो हो गया सो गया। माँ जी, आप भी इनकी बातों को दिल पर ना लीजिए। कमरे में तुमने मुझे क्यों रोका? माँ ऐसा कैसे कर सकती है? पहले मोहल्ले की औरतों के सामने तुम्हारे पिता की बेइज्जती की, फिर सस्ते से मार्केट ले जाकर तुम्हारे स्टेटस की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने, और अब तो हद हो गई, जबरन तुमसे खाना बनवा रही है। तुम्हें कुछ हो जाता तो? अब टेंशन ना लो ना जी, वो माँ है और माँ कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। वहीं अगली सुबह जब बहू नहाने जाती है तो बाथरूम से उसके चीखने की आवाज आती है और जब सुलभ अंदर जाके देखता है तो दिव्या बेहोश पड़ी थी। दिव्या, दिव्या उठो, क्या हुआ तुम्हें? तुम कैसे गिर गई? ये पानी में कहीं से करंट आ गया जी, इसकी वजह से मुझे शॉक लगा और मैं बेहोश हो गई। तभी सुलभ देखता है कि पानी में एक बिजली का तार है। तुमसे पहले बाथरूम में कौन गया था? बेटा, मैं गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता ये कैसे यहाँ पर आ गया। मैं सब जानता हूँ माँ, आप जानबूझकर मेरी बीवी को घर से निकालना चाहती हो ना, इसीलिए आप ये सब कर रही हो ना। जिसके बाद दोनों माँ बेटे में बहुत झगड़ा होता है और दोनों एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते। वहीं दिव्या सुलभ से खूब प्यार करती और उसका खूब ख्याल रखती। फिर एक दिन, सुनो ना जी, मैं कह रही थी क्यों ना आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। लेकिन मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि माँ जी और आप में ऑलरेडी इतनी दूरियां आ गई हैं। कल को माँ जी कहे कि बेटी की प्रॉपर्टी में मुझे हक चाहिए ताकि मैं अकेली रह सकूँ, तो हमारा क्या होगा? वैसे भी कल को बाल बच्चे होंगे तो उनके लिए भी कुछ रहना चाहिए ना जी। हाँ डार्लिंग, वैसे तो तुम सही कह रही हो। लाओ पेपर, मैं अभी साइन कर देता हूँ। फिर सुलभ प्रॉपर्टी के पेपर्स पर सिग्नेचर करके सारी प्रॉपर्टी दिव्या के नाम कर देता है और तिजोरी की चाबी और सारे गहने भी उसे दे देता है। बेटा, तूने ये क्या किया? ये लड़की बहुत बड़ी धोखेबाज है, हम दोनों को रोड पर ला देगी। रोड पर तो अब आप दोनों आ चुकी हो। थैंक यू सुलभ, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए। आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब समय आ गया है तुम लोगों को ठीक उसी तरह घर से निकालने का जैसे तुमने मुझे निकाला था। कौन हो तुम? याद करो, मैं वही हूँ जिसे तुम रोजाना सताते थे, शराब के नशे में मारते पीटते थे, दहेज की लालच में मुझे और मेरे माता पिता को अब दोनों ने बहुत सताया था, और जब मुझे दुख देकर भी कुछ नहीं मिला तो मुझे जलाकर जंगल में फेंक दिया ताकि जानवर मुझे खा जाए। वो तो भला हो वहां रहने वाले आदिवासियों का, उनके कारण मुझे नया जीवन दान मिला, और उनके वैद्य ने मुझे प्लास्टिक सर्जरी करके एक नया रूप दिया ताकि मैं तुम दहेज के भूखों से बदला ले सकूं। विद्या, तुम? बहू तुम? हाँ, मैं तुम्हारी पहली बीवी विद्या, और मैं ही तुम्हारी दूसरी बीवी दिव्या हूं। वैसे मेरे घर से खुद जाना पसंद करोगे या धक्के मार कर निकालो?